जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ानी है। मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वापस बताता हूँ कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो ऑर्गेनिक कार्बन जमीन में, मतलब आप कोई भी ऑर्गेनिक चीज डालते हो कि गोबर डालते हो, अच्छा सड़ा गला हुआ गोबर डाला आपने, या तो आपने नीम की खली वगैरह डाला, या तो आपने कोई ग्रीन मैन्योर फसल की आपने, जैसे डेंचिया वगैरह किया है वो डाल दिया, तो वो अंदर जाके सड़ेगा गलेगा। जब वो सड़ता गलता है तब ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करता है। जब ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करता है तो अदर पोषक तत्व जैसे आपने फॉस्फोरस कैल्शियम वगैरह जो डाला है वो ज्यादा से ज्यादा लभ्य होंगे, वो एक पहला फायदा है। और जैसे जिंक वगैरह पोषक तत्व जो है उसका चिलेशन होगा, चिलेशन के कारण आसानी से अवेलेबल होगा। तो आपको ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा से ज्यादा इस जमीन में डालनी है। और उसके साथ ही साथ में बैक्टीरिया का, मतलब नाइट्रोजन का बैक्टीरिया, फॉस्फोरस का बैक्टीरिया, पोटास का बैक्टीरिया, वो सब बैक्टीरिया जो आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, फॉस्फोरस सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया और पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ऐसे 3 बैक्टीरिया आपको डालने हैं। साथ ही साथ में आपको अभी नई टेक्नोलॉजी भी आई है, सल्फर के बैक्टीरिया बहुत सारी कंपनियों में मिलते हैं। तो सल्फर के बैक्टीरिया जो आते हैं ऑटोमेटिक सल्फर, जिंक और फेरस को अवेलेबल करते हैं, मतलब बेसिलस फेरोक्सीडेंस करके बैक्टीरिया है, वो बहुत अच्छी तरह से काम करता है। तो आपको थायोबैसिलस बैक्टीरिया भी है, वो भी आप प्रयोग कर सकते हो। तो आपको ये बैक्टीरियल कल्चर डालने से जमीन के अंदर सार जो है वो टूटते हैं, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करते हैं, उसके कारण आपके पोषक तत्व ज्यादा से ज्यादा लभ्य होते हैं। तो आपको 5, 10, 15% फायदा होगा, फिर अगले साल और फायदा होगा, अगले साल और फायदा होगा। तो धीरे धीरे मैंने बताया कि आपकी मजबूरी है कि आपका कुआं है, आपको पानी तो लेना है, आपकी मजबूरी, आप शुगर केन की, गन्ने की खेती कर रहे हो, तो हर साल जो सार ऐड होता रहता है, तो आपको ये सब प्रयोग करने से धीरे 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 सार कम होंगे, या तो आपका फसल का प्रोडक्शन बरकरार रहेगा। तो एक शहरी जमीन की सुधारणा की बात की। दूसरी, जहां पे क्षार भी ज्यादा है और पीएच मान भी ज्यादा है, दो काफी सारी जमीनों में है, जैसे कि कोस्टल सलाइन अल्कलाइन सॉइल, जहां पे जैसे गुजरात में कच्छ से लेके वलसाड़ तक, जैसे कि आप महाराष्ट्र में कोंकण में देख सकते हो, वहां से कर्नाटका में भी प्रॉब्लम है, उधर बंगाल में प्रॉब्लम है, तेलंगाना में, आंध्रा में प्रॉब्लम है, उड़ीसा में प्रॉब्लम है कि जहाँ पे पीएच मान भी ज्यादा है और ईसी मान भी ज्यादा है, जहाँ पे सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो किसान भाइयों, अब मैंने जो उपाय क्षारीयता में बताए वो तो आपको धीरे धीरे करना ही करना है, ये जमीनों में भी जहाँ पे पीएच मान भी ज्यादा है और ईसी वो भी ज्यादा है, तो वो दोनों तो करना ही करना है आपको। लेकिन उसके साथ में आपको एक और जिप्सम का ट्रीटमेंट भी करना है। जिप्सम का ट्रीटमेंट ये होता है कि आपको समर में, मतलब जैद में आप एक फसल नहीं लेते हो तो आपको डीप कल्टीवेशन करना है और उसमें जिप्सम डाल देना है। प्रैक्टिकली क्या करना है आपको कि आपकी जमीन है, 1 एकड़ की जमीन है, जिसमें आपको सलिनिटी भी ज्यादा है और अल्कलिनिटी भी ज्यादा है, मतलब पीएच मान भी हाई है, ईसी अंक भी हाई है। अगर ऐसी आपकी जमीन है तो इस समर में मॉनसून से पहले आपको खेत में जिप्सम डालना है। जिप्सम का एक मेजरमेंट है कि कम से कम 4 से 5 टन आपको डाल देना है। 4 से 5 टन आपने जिप्सम डाल दिया, फिर उसको डीप कल्टीवेशन करना है, मतलब प्लाविंग करना है, या तो चीजल से करना है, या तो आपको तीसरा एक उपाय है कि अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है कि सब सॉइलर लगाना है, मतलब डीप कल्टीवेशन तो करना ही करना है। जिप्सम डालने के बाद फिर आपको फसल के लिए जल्दी नहीं करनी है, बारिश होने देनी है, बराबर। ऐसा हो तो मॉनसून में आपको प्लांटिंग करना हो तो आप नर्सरी में पौधे तैयार कर लो, या तो आप थोड़ा सा 1 महीना लेट हो जाओ इस सीजन में, लेकिन बारिश होने देनी है। बारिश का पानी गिरेगा, जिप्सम को पिघलाएगा, मतलब जिप्सम पहले गीला होगा, फिर गीला होने के बाद बारिश का पानी है ना, निश्चित पानी जैसा होता है, तो वो पानी जिप्सम को ज्यादा पिघलाएगा। और जिप्सम में जो कैल्शियम और सल्फेट है वो सोडियम को, यानी कि जो पीएच बढ़ाता है वो सोडियम को रिप्लेस करेगा जमीन में से। जहां पे सोडियम का अणु या तो सोडियम का जो पार्टिकल है वो जमीन के पार्टिकल के साथ जहां चिपका हुआ है, वहां से वो धक्का मारेगा कैल्शियम, कैल्शियम उसको धक्का मारेगा, रिमूव करेगा और कैल्शियम चिपक जाएगा। और कैल्शियम पोषक तत्व है, सोडियम पोषक तत्व नहीं है, तो सोडियम भाग के चला जाएगा, पानी के साथ बह के चला जाएगा, बराबर। तो इससे आपकी सलिनिटी और अल्कलिनिटी दोनों कम होंगे। जिप्सम का मेजरमेंट भी है, बराबर, लेकिन आप नॉर्मली 4 से 5 टन डाल सकते हो। जिस साल आपने जिप्सम डाला है उसके 2 साल तक आपको कैल्शियम और सल्फर आपको नहीं डालना पड़ेगा, या तो बहुत कम डालना पड़ेगा,
ये आपको कमर्शियल मतलब आर्थिक भी बेनिफिट है। अभी आते हैं तीसरे प्रकार की जमीन। तीसरे प्रकार की जमीन में ऐसा होता है कि पीएच तो हाई होता है लेकिन एसी नॉर्मल होता है, यानी पीएच आपका 7.5 से ऊपर 8 8.5 होता है, लेकिन ईसी 2 होता है, 2.5 से ज्यादा नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसी जमीन होती नहीं है, लेकिन आजकल ऐसा होने लगा है कि जब समंदर के किनारे की जमीन है, समंदर से 1 2 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक की जमीन है, जहां पे आप बोरवेल का पानी लेते हो, वहां पे क्या होता है कि जमीन से सोडियम आता है। सोडियम आने के कारण वो जमीन का पीएच बढ़ता रहता है, क्षार नहीं बढ़ते हैं, पीएच बढ़ता रहता है। तो कभी कभार देखने को मिलता है, उसका भी उपाय बता देता हूं कि उसका उपाय सिंपली ऐसा है कि इस जमीन में आप यूरिया भूल जाओ, यूरिया आपको नहीं डालना है, बराबर, बहुत सिंपल है। बाकी जो ऊपर मैंने बताई कि पहला और दूसरा पार्ट में जो मैंने बताया, वो वाली जमीनों का ट्रीटमेंट नॉर्मल आप चालू रखो, लेकिन यूरिया कंप्लीटली बंद कर दो, भूल जाओ आप यूरिया को, बराबर। और दूसरा, आजकल एक जो जिसके पास ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी है, बराबर, तो ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटी जिसके जिसके पास है, तो उसके लिए बहुत आसान है, बहुत अच्छा है कि आप ड्रिप में एसिड दे सकते हो। आजकल फॉस्फोरिक एसिड आसानी से अवेलेबल है, आप महीने में एक बार 5 से 10 किलो फॉस्फोरिक एसिड आप दे दो तो आपका काम हो जाएगा। और जब आपका ग्रोथ का स्टेज हो, मतलब कि तना बढ़ाना है, जैसे केले में तना बढ़ाते हैं, डेवलपमेंट स्टेज है, फ्रूटिंग स्टेज है, तो वहां पे कहीं ना कहीं किसान भाई 0-60-20 का डोज भी देते हैं। तो 0-60-20 देते हो, वो भी हाईली एसिडिक मीडियम आता है, तो वो जमीन में से वो एसिड कंडीशन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से वो पीएच के सामने वो लड़ेगा। तो वो जो पीएच बढ़ गया है, 8 8.5 का हो गया है, वो पीएच को नॉर्मली 7 पे ले आएगा, कम से कम वो रूट जोन के अंदर लेके आएगा। तो वो क्या होता है कि इससे फायदा बहुत होता है। अभी चौथा प्रकार की तो अच्छी जमीन है, इसलिए उसकी तो कोई बात करनी नहीं है, लेकिन ये तीन जो खराब वाली जमीन है, उसके कॉमन एक उपाय बताता हूं, जो हम पिछले बहुत सारे ऑर्गेनिक के वीडियो में भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी ये वीडियो में बताना बहुत जरूरी है कि आप ड्रिप नहीं है आपके पास, आप ओपन फ्लड इरिगेशन खेती करते हो, तो वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक स्लरी, जो लिक्विड स्लरी आती है, वो बना के पानी के साथ बहा के देते रहना चाहिए। कम से कम आप एक पानी के साथ दो, एक पानी के साथ ना दो। मेरा तो सुझाव ऐसा है कि हर पानी के साथ, मतलब आप जो 10-15 दिन में 20 दिन में पानी देते हो, तो आप हर पानी के साथ वो ऑर्गेनिक स्लरी बहाओ। वो ऑर्गेनिक स्लरी बहुत अलग अलग तरीके हमने बताए हैं पिछले वीडियो में, आप वहाँ से रेफर कर सकते हो। बहुत सिंपल हमने बताया है, और भी सिंपल करके बताता हूँ कि आपको बारी बारी देनी है, तो बहुत सस्ती और सिंपल स्लरी आप बना सकते हो कि 200 लीटर पानी के अंदर सिंपल 2 किलो गुड़ डाल दो, और उसमें थोड़ा सा बेसन डाल दो 200-250 ग्राम जितना, और उसमें अगर हो सके तो नीम की खली वगैरह थोड़ा सा डाल दो, कैस्टर की खली वगैरह 2-5 किलो डाल दो, बराबर। और वो डाल के उसको बंद कर दो, बंद करके आप 100% बंद कर दो, एनएरोबिक कंडीशन क्रिएट कर दो। ऊपर से कुछ नहीं, आपको बंद करने का ढक्कन आपके पास प्रॉपर नहीं है, तो आप प्लास्टिक कवर करके उसको रस्सी बांध सकते हो। तो ऐसा करके उसको सड़ने दो, उसका पीएच कम हो जाएगा। पीएच कम होते उसमें ऑर्गेनिक एसिड रिलीज होके कम होते 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 उसका पीएच लगभग 3-3.5 पे आ जाएगा। कभी कभी तो आप अगर था बैक्टीरिया डालते हो अंदर, बेसिलस बैक्टीरिया डालते हो, बराबर, फॉस्फेट सोल्यूबल बैक्टीरिया डालते हो, तो पीएच 2 का भी कभी कभी आ जाता है। तो ये पीएच मान वाला 200 लीटर पानी 1 एकड़ में बहा दो, बराबर, पानी के साथ। तो ये जाने से क्या होता है कि पीएच मान भी कम होता है, क्षार भी प्रॉब्लम सॉल्व होता है, और दोनों प्रकार, तीन प्रकार की जमीनों के लिए फायदा कारक है। तो किसान भाई, ऑटोमेटिक आपके जो फर्टिलाइजर आपने डाला है वो 100% तो नहीं, लेकिन 70-80%, 90% तक अवेलेबल हो जाएगा। तो खाद की मतलब फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, आपको खर्चा भी ज्यादा नहीं होगा, और हर पानी में देते रहते हो। थोड़ा गंध मारता है ये, लेकिन आप उसको आसानी से हैंडल करते हो, तो आपका काम हो जाएगा। आप यूपी में ले लो, गुजरात में ले लो, राजस्थान में ले लो, मध्य प्रदेश की कई सारे इलाकों में जहाँ गेहूं बहुत होता है, पंजाब हरियाणा ले लो आप, जहाँ पे धान होता है, धान के बाद गेहूं होता है, और जहाँ पे शुगर केन की खेती होती है। इवन आजकल साउथ इंडिया में जहाँ पे आप कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना और आंध्रा का जहाँ पे ज्वाइंट है, जहाँ पे गोदावरी वगैरह बेल्ट है, वहाँ पे भी बहुत सारे मल्टीपल सीजन में एक ही एक फसल, धान की खेती फिर धान की खेती करते हैं। तो वहाँ पे भी ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है।
नॉर्मल आप टेस्ट कराओ जमीन का तो पीएच मान ज़्यादा ही मिलेगा और ईसी भी ज़्यादा ही मिलेगा। और पानी का भी आप टेस्ट कराते हो तो 1500 टीडीएस के आसपास, 1000 टीडीएस के पास पानी होगा। तो आप जब इरिगेशन लेते हो तो ये प्रॉब्लम होता ही है। तो ये प्रॉब्लम हर किसान की समस्या है। तो एक कॉमन समस्या को लेके मैंने कॉमन उपाय बताए हैं। अगर आपकी ज़मीन में ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट डाल के बताओ, हम उसका निराकरण करने का अचूक प्रयत्न करेंगे। थोड़ा सा नॉर्मल से ये वीडियो ज़्यादा लंबा है, लेकिन किसान भाइयों ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप आपके किसान भाइयों से शेयर करो। अभी भी बेल आइकॉन पे नहीं दबाया तो दबा दो और कमेंट जरूर डालो। अच्छा लगे तो लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।